तो हमने बहस के पहले भाग में दो बड़े सवाल उठाए जो दिल्ली का हर आम आदमी, सिर्फ दिल्ली का नहीं, देश का हर आम आदमी जानना चाहता है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर इतना असलाह, केंद्र में बीजेपी की सरकार और दिल्ली के कानून व्यवस्था पर बीजेपी के नियंत्रण होने के बावजूद भी क्यों जमा हो गया। ये सवाल अनिला सिंह से मैंने पूछा और साथ ही साथ मैंने आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता से ये भी पूछा कि जो पार्टी विद डिफरेंस, ये नहीं कहूंगा, शायद बीजेपी का कैचवर्ड समझ जाए, गलत उसका इंटेंशन ले ले, लेकिन वो पार्टी जो देश की राजनीति बदलने आई थी, स्वच्छ राजनीति करने आई थी, उसके एक पार्षद पर 302 का आरोप लगता है। ऐसा वैसा 302 का आरोप नहीं, एक दंगे में षड्यंत्र करने का, साजिश करने का, उसके घर से हथियारों का जखीरा मिलता है। मैंने ये जानना चाहा कि क्या आपकी कोई नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि ताहिर चौधरी आखिरकार फरार क्यों है? जवाब सीधा नहीं था। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है जो आज मैं उठाना चाहता हूं, वो ये है कि बच्चों को कौन भड़का रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था, दो वीडियो दिखाए थे जिसमें एक बच्ची गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को मारने की बात करती है। वो वीडियो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट का था, हमने उसका भी चेहरा नहीं बताया था। एक 3 साल का बच्चा था जो मुश्किल से बोल पा रहा था और सिखाया जा रहा था कि उसे आरएसएस से आजादी चाहिए। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला कन्हैया कुमार की रैली में। वही कन्हैया कुमार जिनके प्रोसिक्यूशन की इजाजत 4 सालों के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दी है, क्योंकि उस वक्त जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगे थे तब उनकी पार्टी मोटे तौर पर जेएनयू के साथ खड़ी हुई थी। न्यूज नेशन पर हमने कई बार यह अपील की है कि धरना प्रदर्शनों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है? कन्हैया कुमार की एक रैली में एक बच्चे ने बड़ा लच्छेदार भाषण दिया, लेकिन शब्दों को देखिएगा, शब्दों के साथ साथ ये भी देखिएगा कि एक 8 साल के बच्चे को प्रधानमंत्री मुर्दाबाद कहना सिखाया जा रहा है। क्या सही है? क्या जायज है? राजनीतिक विवाद हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम जब 6ठी, 7वीं, 8वीं और 8 साल के थे तो हमें तो ये सिखाया जाता था कि देश का प्रधानमंत्री एक महान व्यक्ति होता था। क्या ये राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है या कुछ और? पहले इस बच्चे को सुनिए, उसके बाद बहस करेंगे। मेरे खून से लिखना आज़ादी, एक आज़ाद देश में आज़ादी की मांग क्यों हो रही है, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। रितु चौधरी जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग 8 साल के बच्चे से एक राजनीतिक मंच से दिलाया जा रहा है। आप बड़े हों, किसी के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो दीपक जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? ये पढ़ी है मैंने। तो आपने अगर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आज़ादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब हमारा संविधान ही आज़ादी की बात करता है तो आज़ादी की बात करना या आज़ादी का नाम लेना या आज़ादी शब्द बोलना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, मुझे मैं संविधान का 1 मिनट, संविधान के प्रस्तावना को निकाल को लाया जाए और मैं देखना चाहता हूँ उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि खून से 8 साल का एक बच्चा आज़ादी लेगा। बोला है उसने, खून से लूंगा आजादी, खून से लिखूंगा आजादी। नहीं, मैं किसी की खून से लिखना आजादी। दीपक जी, क्या बात कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं? आजादी है जो प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? संविधान का प्रस्तावना निकाल के लाओ भैया, निकाल के लाओ संविधान का प्रस्तावना। रितु चौधरी जी को संविधान समझाना पड़ेगा। अच्छा बताइए, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तब से आप एक ही सवाल बार बार पूछते जा रहे हैं, आप पार्टी वालों से, किसी से भी, कि ताहिर हुसैन का है। क्यों आप सब मीडिया वालों ने
आप नहीं सब पूछूं? मीडिया वालों ने ताहिर हुसैन को क्यों ढाल बना के रखा हुआ है? क्या सिर्फ दंगाइयों में एक ताहिर हुसैन ही था, या मरने दंगे वाले की फैक्ट्री में, किसके घर से मिली? या मरने वालों में दंगे की फैक्ट्री किसके घर से मिली? दंगे की फैक्ट्री, रितु चौधरी जी, आप दंगे की जाके- फैक्ट्री किसके घर से मिली? आप जाके वहाँ पे देखिए, किसके घर से मिली दंगे की फैक्ट्री? घर में है। वहाँ पे दंगाइयों ने जो नंगा नाच किया है, क्या वो सिर्फ वहाँ ताहिर हुसैन के घर से ही सप्लाई हो रहा था सब कुछ? बाकी सब कोई दंगाई नहीं है। बेसमेंट वहाँ पे कोई किसी और ने दंगा किया ही नहीं क्या? चलिए आप हटाना चाहते हैं? बोलने दूंगा क्योंकि आप जितना बोलेंगी मेरी। से ध्यान क्यों हटाना चाहते हो? प्राची आप सबका एक नाम मिनट क्यों नहीं लेना चाहते अंबर हो? को लाना चाहता हूँ। रितु जी रुकिए, अंबर जवाब दीजिए। देखिए मैं कुछ नहीं मुझे बोलता। बड़ा अफसोस हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऋतु जी कुछ ऐसा बोलेंगे कि बच्चों को लेकर। मैं जब ये पूरा आपने पैकेज चलाया तो मेरे वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हुए कि एक 8 साल के बच्चे के अंदर हम इतनी नफरत भर दे रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कि एक बच्चा मंच से खड़े होकर बोलता है मेरे कफन पे लिखना आजादी, मेरे खून पे लिखना आजादी। और वो बच्चा जो आजादी का मतलब नहीं समझता, आजाद देश में आजादी का मतलब आप बताइए। आपने किसी को सुना? दिखाइए मुझे, एक वीडियो दिखाइए। आपने किसी बच्चे को सुना? खून कर दूंगा, मार दूंगा, सुनाइए ना, सुनाइए। फर्जी वीडियो पे दिखाइएगा। आप आगे दीजिए, फर्जी पे हजारों बच्चों को यतीम कैसे, कितनी महिलाओं को विधवा करते हैं, कितनी माँ के गोद में जब आप आजादी की बात करते हैं, आप एक सीयू न्यूज़ दंगे को आप कहते हैं कि आपसे ताहिर हुसैन की देखिए किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे दोनों का ऑडियो काटना पड़ेगा, मुझे दोनों का ऑडियो काटना पड़ेगा। देखिए देखिए रितु जी, रितु जी, रितु जी, रितु जी, रितु जी, मैं एक चीज को कहना चाहूंगा। बेचारे बन जाते हैं। मैं सिर्फ अरे दोनों लोग मरे हैं, दोनों की बात कीजिए, भारतीय बम बात कीजिए, लेकिन आप तो कम से कम हिंदुस्तानी बन जाइए ना। आप सीधे धर्म विशेष को दोनों की बात कीजिए। रितु जी कहाँ रहती है? आप मुझे बताइए, दिल्ली में कहाँ रहती है? रितु जी जवाब दीजिए, दिल्ली में कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली रजौरी गार्डन में रहती हूँ। रजौरी गार्डन में? तो आप शाहीन बाग से होके नहीं जाती हैं, आपको नोएडा भी नहीं आना पड़ता है। जो लोग रो रहे हैं ना, उनका दर्द मालूम पड़ेगा। तो आप 3 महीने से सड़क घोर के बैठ गए हैं, आप उनका दर्द नहीं समझती। आप सिर्फ आप एक महिला होके मैंने सोचा था बच्चे के बारे में आप कोई संवेदनशील जवाब देंगी। आप तो राजनीतिक जवाब दे रही है और जहर बुझा हुआ राजनीतिक जवाब दे रही है। साहब माफ कीजिएगा, ये कमेंट कर रहे हैं। मुझे ये भाषा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई है वो बीजेपी भाजपा से हो रहा है। ये आजादी है देश की कि आप जो चाह रही है टीवी पर बोल रही है। ये आजादी है, ये आजादी है कि टीवी पर जो चाहे बोल रही है। ये आजादी है मैडम, ये आजादी है कि आप टीवी पर जो चाहे बोल रही है। टुकड़ा गैंग ने जिस पर अब देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, और इस पर स्टालिन पे भी सवाल उठता है कि आज ही क्यों इजाजत दी स्टेट गवर्नमेंट ने। आप उन पर सवाल करने के बजाय आप उसको घुमा रही है। अंबर रुक जाइए, बोलने दीजिए, मैं जवाब दूंगा। मुझे बोलने दोगे? ठीक है, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था। क्या वो इसका क्या लेना देना? माफ कीजिएगा, क्या वो बच्चे इसका क्या लेना देना? रितु जी, इसका बच्चे से क्या लेना देना? इसका बच्चे से क्या लेना देना? खुद का है, उन्होंने खुद कहा कि मैंने देश की सेवा के लिए अपना घर छोड़ दिया। चलिए मानते हैं आपकी बात, लेकिन उन्हें कफन पे आजादी लिखने के लिए नहीं, और गलत बातों को जायज बनाने के लिए। इरफा देखिए, देखिए इरफा कीजिए अंबर, ये दोनों जब चुप करेंगे तो बोल सकते हैं। रितु एक मिनट, रितु रुक जाइए थोड़ा। देखिए आम को आम से कंपेयर कीजिए, आम को बांस से मत कंपेयर कीजिए जी। आम को बांस से कंपेयर करते हैं तो दिक्कत हो जाती है रितु जी। इरफान, और मैं जब चिल्ला के, और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जब चिल्ला के अनिला सिंह से पूछ रहा था, ये भी बता दीजिए आप, वो मैं समझा दूंगा आपको। मैं जब चिल्ला कर अनिला सिंह से पूछ रहा था कि अनिला जी वहां पे हथियार कैसे जमा हो गए, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, वहां पर पुलिस क्यों नहीं थी, पुलिस ने दंगे क्यों होने दिया, वो सुना ही नहीं दिया। इसको अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं सिलेक्टिव डम्ब एंड डेफ। जो आप सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहते उसको ओमिट कर देते हैं। इरफान जान जी सुनाई नहीं दिया आपको। अनिला सिंह से 5 मिनट मैंने सवाल पूछा, वो सुनाई नहीं पड़ा आपको। इरफान बोलिए। एक ही चीज पे केंद्रित किया हुआ है। बोलना चाहूंगी, 2 पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। हथियार किस किस के घर में होते ये तब पता चल रहा था जब हर किसी के खिलाफ FIR होती। जो बात बोलिए जी, आप कानून पढ़ी हुई, मुझे हंसी आ रही है।
अब मुझे आपकी कानून की पढ़ाई पे हंसी आ रही है। हथियार उसके घर में होते हैं, हथियार को डिक्लेयर करना पड़ता है, हथियार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, नुकीला पत्थर भी दिखाना पड़ता है। इरफा जी क्या बात करती हैं क्या क्या नहीं मिला? ऐसे सबसे खतरनाक हथियार महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होना, सबसे खतरनाक हथियार। ऐसे क्या कपिल मिश्रा के घर पे जब कपिल मिश्रा का केस अरे चौराहे पे टांग दो कपिल मिश्रा को, मैं जाऊंगा ताली बजाने। तो मैं कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में? आप तो लेके गए थे ना, आप जैसी विचारधारा के लोग लेके गए थे पिटीशन। हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने क्या बोला? बिल्कुल हाई कोर्ट ने क्या बोला? रात को तो आपने जज को ट्रांसफर कर दिया, आप दूसरे दिन बोलते हैं क्या बोला? इरफा जान, जस्टिस मुरारी धर को अब संविधान के विद्यार्थी को यह भी बताना पड़ेगा, अब संविधान के विद्यार्थी को यह भी बताना पड़ेगा कि जज का ट्रांसफर कैसे होता है। सरकार करती है ट्रांसफर, अब संविधान के विद्यार्थी को यह भी बताना पड़ेगा, कानून की पढ़ाई करने वालों को, कि जज का ट्रांसफर कैसे होता है। हुआ था और उनका कितने सारे जजेस के ट्रांसफर जो है मिडनाइट यानी रात को एग्जीक्यूट होते हैं। आपने तो अपने लोगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने नहीं दी। मेरा कोई आदमी नहीं है इरफा जी, इरफा जी मेरा कोई आदमी नहीं है, प्लीज साफ कर दो। यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि कैसा प्रोटेस्ट है जहाँ बच्चों को लिया जा रहा है। ये मैं वीडियो प्ले करूंगी जहाँ छोटे छोटे बच्चे प्रो सीएए रैली में बीजे की ही कैप लगा के कहते हैं दहशतगर्दी की क्या पहचान, मुल्ला मस्जिद पाकिस्तान। ये मैं इनको भी दिखा देती हूँ। मैम इन बच्चों की उम्र क्या होगी बताइए? इन बच्चों की उम्र क्या होगी? पाकिस्तान दहशतगर्दी की पहचान नहीं है क्या? अच्छा मुझे बताइए। नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्दी की पहचान नहीं है क्या? पाकिस्तान दहशतगर्दी, आप पाकिस्तान के फेवर में बोल रही है, इरफा जान पाकिस्तान के फेवर में बोल रही है। प्राची जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, सबका ऑडियो डाउन। प्राची जी, प्राची जी जवाब दीजिए। इन बच्चों की उम्र क्या होगी? पाकिस्तान इसका मायका है क्या? इससे पूछो। दहशतगर्दी की क्या पहचान? मुल्ला मस्जिद पाकिस्तान के मायका है क्या जिसके लिए आंसू आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए? प्राची जी को सुन तो लीजिए, सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए, इरफा को ऑडियो डाउन करिए, बहुत देर से बोल रही है प्राची। मायका है क्या? वीडियो सामने आए हैं, देखिए हद तक बच्चे देखे गए हैं। देखिए बच्चे जो है, अरे दीपक जी इनका ऑडियो बंद करिए। अगर हमें समय देते आपकी हैं, आवाज जा रही है, बोलिए, सुनेंगे आपको। आप क्या करा रहे हो? आपस में मत लड़िए, बोलिए बोलिए आप प्राची क्या जी, करा रहे हो? आप इससे बोलिए। ताहिरा से पूछिए देश के सामने, क्या इसका मायका है पाकिस्तान? नहीं, जो ये व्यक्तिगत घड़ियाल टिप्पणी आंसू नहीं। चैनल पे बैठ प्राची जी, करके व्यक्तिगत शर्म टिप्पणी नहीं, नहीं आती इनको, बेशर्मों को? इनका मायका है क्या ये? इनका पाकिस्तान मायका है क्या जो ये पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रही है? इनको शर्म नहीं आती चैनल पर बैठ करके? अरे लोहे की कुल्हाड़ी में लगा लकड़ी का हत्था ना होता तो दीपक जी ये पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। ये आम आदमी के लोग चिल्ला रहे बैठ करके चैनल पे। ताहिर हुसैन के, अगर कपिल मिश्रा के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ नहीं है, आधा प्रतिशत भी अगर हथियार होते ना तो उसको सरेआम चौराहे पर ये फांसी पर लटका देते। देश के सामने पाकिस्तान के लिए घड़ियाल आंसू मुल्ला मस्जिद पाकिस्तानी का कहना है। मुझे ऐसा कोई वीडियो देखने को नहीं मिला, मुझे ऐसा कोई वीडियो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ मुल्ला मस्जिद पाकिस्तान, पाकिस्तान के आतंकवाद, इरफा जान पाकिस्तान आतंकवाद नहीं फैलाता। जो पढ़ा करके भेजा पहले पाकिस्तान में मुल्ला मस्जिद नहीं है, परिभाषा हिंदुस्तान के मुल्ला मस्जिदों को बोला गया, हिंदुस्तान के मुल्ला मस्जिदों को बोला गया। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। कौन सी आजादी लिखिए, निकालो आप अपने चैनल के माध्यम से। भगवा टोपी को दिखाकर कहेंगे देखिए देखिए देखिए। मैं ये कहती हूँ जब भगवा टोपी पहनाकर बच्चे से कुछ कहना है, खड़े होकर ये आजादी चाहिए, गलत है। और जो पीछे तालियां ठोक रहे थे ना, मुझे लगता है ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। बच्चों का इस्तेमाल है, ये क्रुएलिटी है। और यहाँ बैठकर मुझे मैं माफ कीजिएगा इरफा देखो हिंदू के बच्चे भी कह रहे हैं। अरे कौन सा हिंदू? मुझे कंक्लूड करना है, मुझे कंक्लूड करना ये ताजमहल चलिए मैं रोक रहा हूँ सबको ऑडियो का। एक बात बता दो, लास्ट में बता। ठीक है बोल दीजिए प्राची जी, सबका डाउन है, ऑडियो बोलिए, सिर्फ 30 सेकंड, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। लेकिन ना सीए वापिस होगा ना एनआरसी वापिस होगी। एनआरसी भी जल्दी आने वाला और इसके बाद 2 बच्चों का कानून भी जल्दी आने वाला।
चलिए प्राची जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपकी विचारधारा के पॉइंट है, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इरफा, खासतौर पर आपके लिए, आप संविधान की विद्यार्थी रही हैं, मैं रोज आपसे बहस करता हूं, झगड़ा भी करता हूं, हम आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, आप भी झगड़ा करती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहस ऐसी होनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे एक दिन दुख हुआ था, जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जनता के सामने बताना चाहता हूं, जब आपने उस 4 महीने के बच्चे को शहीद कहा था। मैंने कभी उसको शहीद नहीं आपने कहा था, इरफा भूल गई आप। मैंने कभी उसको शहीद नहीं मैं किया। चला दूं आपका ये, वो कत्ल है, चला दूं इरफा जान, वो कत्ल है, फिर से बोल दीजिए, मैं चला दूंगा इरफा, फिर से बोल दीजिए वो कत्ल है, मैं चला दूंगा, मैं ट्वीट करूंगा, इरफा जान का ये कहना है कत्ल है, शाहीन बाग में जो बिल्कुल कत्ल है, और इसका खून जो है अमित शाह जी के हाथों पे है, जिन्होंने कहा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। मैंने आज की बहस में 2 प्रमुख मुद्दे उठाए। सबसे पहला तो ये कि क्या पुलिस उस वक्त आंखें बंद करके बैठी हुई थी जब दिल्ली के अंदर, इन इलाकों के अंदर असला जमा किया जा रहा था, पत्थर जमा किए जा रहा था, एसिड जमा किया जा रहा था, पेट्रोल बम बनाए जा रहे थे, हथियार आ रहे थे, गोलियां आ रही थी, क्योंकि 600 राउंड गोलियां चली है बीजेपी के पास, इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने दूसरा सवाल उठाया, क्या आप जैसी पार्टी जो शुचिता की राजनीति पर आई है, ईमानदारी की राजनीति पर आई है, देश की राजनीति को बदलने की बात करती है, वो पार्टी ताहिर चौधरी से कैसे दूर भाग सकती है? कल तक जो पार्टी ताहिर चौधरी को डिफेंड कर रही थी, दोपहर बाद ताहिर चौधरी फरार हो जाते हैं, और फरार होने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेती है कि आम आदमी पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ताहिर चौधरी को पुलिस के सामने पेश करे। फैसला आपका है, आपको मेरे ये दोनों पॉइंट कितने पसंद आए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है, और ये भी जानती है कि केंद्र में जिसको जिताया थंपिंग मेजॉरिटी से जिताया, राज्य में जिसको जिताया थंपिंग मेजॉरिटी से जिताया, लेकिन दिल्ली को दंगों का दाग क्यों झेलना पड़ा, इसको सोचना पड़ेगा। और अगर नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में भी हम पीड़ित होते रहेंगे।